तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया है, और ये वीडियो हम आपको बता दें मध्य प्रदेश के इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज का है। और इस वीडियो में कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, कैमरे की तरफ वेव कर रहे हैं, और संबित पात्रा का ये कहना है कि ये लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। और तभी एक बच्चे की आवाज आती है जो उसी समूह में खड़ा हुआ है और कहता है मोदी को मारेंगे। सियासी बयानों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप देख ही रहे हैं, पिछले कई वर्षों से इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग होता रहा है। और आज इसी मुद्दे पर यह बड़ी बहस हो रही है कि ये नफरत जो है, जो मासूमों में भरी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, और ये नफरत की खेती प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आखिरकार कब तक जारी रहेगी। तो सुनील चोपड़ा जी, ये वीडियो आपने देखा होगा, सुना होगा, बच्चा क्या कह रहा है। ये बच्चा जो कह रहा है ठीक कह रहा है, मोदी को मारेंगे? ये बच्चा ठीक नहीं कह रहा है, लेकिन आप समझ लो कि हिटलर की विचारधारा थी फाइनल सॉल्यूशन हर चीज का, जिसको हम हिंदुस्तान में गोडसे की विचारधारा कहते हैं। और ये गोडसे की विचारधारा है कि आप किसी से बात मत करो, कोई अग्रीमेंट मत बनाओ, लेकिन अंतिम जो कदम है पहले उठा लो। हमारे मंत्रियों ने ये कहा है, वो मैंने देखा है, कौन सा ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर, उन्होंने नारा दिया और उसके बाद लोगों ने कहा गोली मारो सालों को। उन्होंने 10 बार यही नारा दिया, उसके बाद उनको मालूम था कि जवाब क्या आ रहा है। जब बड़े बड़े मंत्री आपके ऐसे, हाँ, तो सुनील चोपड़ा जी, सिर्फ बीजेपी नेता कहते हैं, मैं क्या कहूं, कांग्रेस के नेता कोई अपशब्द नहीं कहते, टीएमसी के नेता कोई अपशब्द नहीं कहते, लेफ्ट के नेता कोई अपशब्द नहीं कहते। कांग्रेस यही कहना चाह रहे हैं ना? कहा है चाइना के बारे में कल परसों ही कि येलो एक्सपेंशनिज्म नहीं, ये रवायत जो है ये तो बहुत पुरानी चली आ रही है ना। जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उनकी ओर से क्या क्या कहा गया वो आज आप याद नहीं करेंगे? कौन कहते नहीं याद करें, मैंने तो अभी बताया आपको। और कांग्रेस ने उस आदमी को रोक भी दिया, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। इन्होंने लिंचर्स के ऊपर हार डाले हैं, उससे बुरा क्या हो सकता है? सुनील चोपड़ा जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि एक बच्चा कैसे बोल सकता है हम मोदी को मारेंगे? सिखाया जा रहा है ना उसको, उसकी माइंड की कंडीशनिंग की जा रही है। और ये कितना खतरनाक है आप उस पर नहीं बात करेंगे? खतरनाक मैं आ सकता हूं मीमांसा जी? जी, संबित पात्रा जवाब देंगे आपकी। संबित पात्रा, ये गजरा शांत हो जाए, क्योंकि सुनील चोपड़ा जी, वो शांत नहीं होते। बहरहाल मैं जवाब, सुनील चोपड़ा जी शांत हो जाइए, अब संबित पात्रा बोल रहे हैं। देखिए मीमांसा जी, एक बच्चे के ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है, ये डिबेट एक मानसिकता, एक विचारधारा के ऊपर। और याद रखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने शाहीन बाग का भी जिक्र किया है। और याद करिए दिल्ली में इससे पहले किस प्रकार सर्जिल इमाम से लेकर शाहरुख खान, अगर ये बच्चा आज उसको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं तो बड़ा होकर ये बच्चा क्या करेगा? अगर इसी प्रकार उसके विचारधारा के ऊपर आप रेडिकलाइजेशन करते रहेंगे तो इसका नतीजा यह रहेगा कि बच्चा बड़ा होकर जिस प्रकार शाहरुख, आप याद करिए शाहरुख ने जिस प्रकार बंदूक दिखाया था दिल्ली पुलिस को, आप याद करिए किस प्रकार सर्जिल इमाम ने देश के टुकड़े होने की बात की थी। दुखद विषय यह है, बच्चा कहां से सीखता है? अपने घर से सीखता है। जो बड़े होते हैं अगर वो नारे लगाएंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में कौन हीरो बनेगा? उनके मन में हीरो बनेगा अफजल गुरु। अगर रियाज नायकू को इंडिया की आर्मी मारती है, और राइटफुली सो, बिकॉज ही वाज अ टेररिस्ट, तो आप देखिए किस प्रकार जामिया मिलिया इस्लामिया की एक महिला है, एक लेडी है, वो भी लॉयर की पढ़ाई कर रही है, उसका नाम है माहूर परवेज, वो कहती है कि ये जो आर्मी है वो वॉर क्रिमिनल है क्योंकि उसने एक फ्रीडम फाइटर को मार दिया है। तो इन बच्चों के जहन में क्या असर पड़ेगा? तो स्वाभाविक है इसी प्रकार के बयानबाजी के कारण, इसी प्रकार की रेडिकलाइजेशन के कारण आज कश्मीर की समस्या है। अनेकों वर्षों पहले छोटे छोटे बच्चे जो कश्मीर में होंगे उनके मन में जहर भरा गया होगा, पंडितों के खिलाफ जहर भरा गया होगा कि ये पंडित को निकालना है, एक दिन इनको रहने नहीं देना है यहाँ। एक दिन ऐसा आया जब ऐसे सारे बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने मिलकर 4 लाख पंडितों को वहां से बेआबाद कर दिया, वहां से निकाल दिया। इसी का डर है कि भविष्य का हिंदुस्तान कहीं इस प्रकार का हिंदुस्तान ना बन जाए जैसे कश्मीर में बना था। इसलिए बच्चे का दोष नहीं है, बच्चे के ऊपर साया किसका है उसका दोष है। जी कादरी जी जवाब दीजिए। जो बच्चों को सिखाया जा रहा है वही वो सीख रहे हैं,
और अगर हीरो होंगे रियाज नाइकू जैसे आतंकवादी, तो फिर बच्चे भी तो उन्हीं को ही हीरो बताएंगे। मुझे ना आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था। संबित पात्रा जी ने जो कुछ कहा मैं नहीं सुना। आपके जुमलों पे मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात है कि हिंदुस्तान के तमाम जो मुसलमान हैं वो इस बात पे 100% यकीन रखते हैं और ये है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और कश्मीर में जो कुछ भी आतंकवादी गतिविधियां होते हैं, जो भी दहशतगर्दी मामलात होते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान उसको बिल्कुल गलत समझते हैं और हमेशा हिंदुस्तान की आर्मी के साथ दिए हैं, हिंदुस्तानी आवाम के साथ ठहरे हैं और ये भी समझते हैं कि हमको हिंदुस्तानियों को हमारे वो कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, उनको हम अपनाएं और उनसे जो है मोहब्बत और खुलूस के साथ में मामलात को हल करें। ये हमारा पहला स्टैंड। दूसरी बात रही बच्चों के अंदर जो तालीम देने के लिए, तो आप देखते हैं कि मोदी हुकूमत ने ये वादा किया था कि हर एक को जो है तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी, जबकि आपने देखा कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो फंड्स एलोकेशन हुआ उसमें 100 करोड़ की तख्फीफ कर दी गई, कम कर दिया गया और हज सब्सिडी के नाम पे करोड़ों रुपए एयर इंडिया को दिए जाते थे और ये वादा किया गया था कि ये हज सब्सिडी का पैसा जो है मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई में खर्चा किया जाएगा, जो कि आज तक मुमकिन नहीं हो सका। तो अगर आप जो है किंग अब्दुल्ला जॉर्डन को बुलाते हैं और उसके सामने बड़ी बड़ी बात कहते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर रहे, उसके ऊपर अमली तौर पर आपने कोई काम नहीं किया और सिर्फ मुसलमानों की तालीम को अगर तवज्जो देने पे आए तो आप सिर्फ कांग्रेस को इल्जाम लगाते हैं, जबकि आप भी हिंदुस्तान पे आज 12 साल से हुकूमत हो रही है। 6 साल ये दौरे हुकूमत और 6 साल वाजपेयी साहब की हुकूमत, तो आपकी जिम्मेदारियां भी कम नहीं है। अगर किसी किस्म का रेडिकलाइजेशन अगर कहीं हो रहा है तो हुकूमत को चाहिए कि उसकी तरफ तवज्जो दे और मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए उनके तालीम की तरफ तवज्जो दे, सिर्फ जुमलेबाजी में रहे। सबका विकास, सबका विश्वास, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जो स्कॉलरशिप मांग रहे हैं उनको स्कॉलरशिप आप नहीं देते, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो मोदी साहब जवाब ले लेती हूँ मैं। संबित पात्रा, मोदी साहब की सबका साथ सबका विश्वास सिर्फ कहने के लिए है, वही हाल हो जाएगा। करते नहीं है आप, ये सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं आप। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा आज कादरी साहब ने ये जो हम बच्चे के विषय में डिबेट कर रहे हैं उसके लिए मदरसे को और मदरसे के पढ़ाई को जिम्मेदार ठहराया कि कहीं ना कहीं मदरसे में मॉडर्न आधुनिक जो शिक्षा है वो पढ़ाई नहीं जा रही है, वो प्रदान नहीं की जा रही है और इसलिए सरकार को चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा करे। ये पहली बार किसी लिबरल मुस्लिम ने कहा है, वरना मैं जितनी बार भी डिबेट में रहता था आपके चैनल में हो या दूसरे चैनलों में, जो भी मौलाना बैठे होते थे वो इसका अपोज करते थे कि मदरसा को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, कम से कम इन्होंने माना तो सही कि मदरसे के एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉड है, उसमें गलतियां हैं, उसको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और जिस प्रकार से पहली बार वहां साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इत्यादि इंट्रोड्यूस किया है, अपने आप में ऐतिहासिक है। टिफिन, टीचर, ये सब इंक्लूड करके मदरसे को एक मॉडर्न टेक्निक के रूप में आगे बढ़ाया इस सरकार ने। जहां तक स्कॉलरशिप का सवाल है, सर्वाधिक स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दिया गया है। आप आरटीआई के माध्यम से पता लगा सकते हैं, हमारे सरकार की जो स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है वो सर्वाधिक मुस्लिम बच्चों तक पहुंची है, बाकी समाज के लोगों को कम दी गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि हम आपको तालीम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, किंतु ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ये केवल शिक्षा की कमी के कारण नहीं हो रहा है। अगर शिक्षा की कमी के कारण होता, आप देखिए आज ये रियाज नाइकू को तो आप मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं तो बड़ा मैथमेटिक्स का टीचर है। दूसरे के पिताजी कौन सा, वो बुरहान वानी था, उसके पिताजी तो हेडमास्टर थे। ये तो सब इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे आपके अनुसार। ओसामा बिन लादेन वो तो बहुत पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। तो फिर ये कैसे रेडिकलाइजेशन हो गया? देखिए, आपको समझना होगा कहीं ना कहीं जो सीपी जोशी साहब कह रहे थे, अभी शायद वो डिबेट में नहीं है, कि ये एक मानसिकता बनते जा रही है और बिल्कुल सही बात कादरी जी के बाद अब बहुत धन्यवाद आ गया, अच्छी बात है। वो कहेंगे ये एक विचारधारा की लड़ाई है और कादरी साहब के एक बात से मैं सहमत हूं, ये जनरलाइज लड़ाई नहीं है, ये कोई इस्लाम वर्सेस हिंदू या सारे मुस्लिम है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अधिकांश 99% अच्छे ही हैं
और मैं आपको बताना चाहूंगा जो अच्छे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो बाहर निकलें और जो बुरे हैं उसको पॉइंट आउट करके कहे कि ये बुराई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, तब जाके जनरलाइजेशन नहीं होगा। वरना समाज में चाहे हम डिबेट करें या ना करें, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। जी, सीपी सिंह हमारे साथ हैं। सीपी सिंह, जो बात कह रहे हैं संबित पात्रा यहां पर कि पूरी कौम बदनाम हो जाती है, क्योंकि अगर जो अच्छा कर रहे हैं या अच्छा हैं, अच्छा सोचते हैं, उनको आगे आना होगा और आलोचना करनी होगी जो गलत हो रहा है। अगर आप उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी श्रेणी में रखे जाएंगे। देखिए, आपने बड़ी बात कही है। और आप याद करिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था तो जो हिटलर का जो नाजीवाद था या जो मुसोलिनी का फांसीवाद था, उसका यूरोप में मुश्किल से 5% लोगों का समर्थन था, लेकिन 95% लोग मौन थे। और उन 95% जो लोग मौन थे, उसकी वजह से 50 लाख यहूदियों का और 50 लाख रोमिया या जिप्सी लोगों का नरसंहार हो गया। तो सवाल ये नहीं है कि कौन नरसंहार कर रहा है, वो तो सामने है, नरसंहार कर रहा है, कत्ल कर रहा है। सवाल उनका है जो लोग चुप बैठे हैं और जो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। असली चुनौती उनकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज मुस्लिम मध्य वर्ग को अपनी जान को हथेली पर रखकर सामने आना पड़ेगा और समाज को उस दलदल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई राजनीतिक कतई नहीं है, यह लड़ाई सामाजिक है, यह लड़ाई सांस्कृतिक है। और सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई को राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ा करती, राजनीतिक नेता नहीं लड़ा करते, क्योंकि उनकी चिंता सिर्फ अगले चुनाव तक या 5 साल सत्ता में रहने की होती है। और इसी के साथ जुड़ी 4 अवधारणाएं हैं। लगभग सभी मदरसों में ये बातें पढ़ाई जाती हैं, उनके सिलेबस का हिस्सा है। वो क्या है? काफिर वाजिबुल कत्ल। काफिर का यानी मूर्ति पूजकों का जो कत्ल है वह वाजिब है। कत्ताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल वाजिब है। दारुल इस्लाम, दारुल हरब, यानी जहां पे मूर्ति पूजक है, जहां पे मुसलमान अल्पसंख्यक हैं या सत्ता में नहीं है, वह जगह उनके लिए युद्ध की जगह है। अब इन अवधारणाओं के खिलाफ हमको वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे पिछले 100 सालों में दुनिया ने कम्युनिस्टों की अवधारणा के खिलाफ लड़ी है, जिसमें कम्युनिस्टों ने यह फैलाया कि जो पूंजीपति हैं, जो बुर्जुआ हैं, उनकी खूनी क्रांति के द्वारा हत्या होनी चाहिए। तो भारत में बौद्धिकों की लड़ाई 2 स्तर पे है। कम्युनिस्टों के खिलाफ भी है जो कहते हैं कि पूंजीपतियों की हत्या करो, और उन जिहादियों के खिलाफ भी है जो गैर मुसलमानों की हत्या की बात करते हैं। आपको हमेशा याद होगा, चैनल पे आपने देखा होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे हैं आमतौर पे जिहादियों के साथ आपके टीवी स्क्रीन पे ही हाथ मिला लेते हैं। हमें इस चुनौती से वैचारिक तौर पे लड़ना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। सुनील चोपड़ा, सीपी सिंह क्या कह रहे हैं कि ये जो पूंजीवादियों की हत्या कर दीजिए ये भी वाजिब है, ये भी जस्टिफाइड है, गैर मुस्लिमों की हत्या कर दीजिए, अल्लाह के राह में जो कत्ल है वो वाजिब है। अगर यही तालीम बच्चों को दी जाएगी तो वो तो इसी विचारधारा के साथ पलेंगे, बढ़ेंगे और आगे हत्या पर उतारू हो जाएंगे, और इसीलिए बात हो रही है मरने मारने की। भारत की एकता, सुनील चोपड़ा जी, के विकास और महानता के लिए सबसे जरूरी है। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि जातिवाद हिंदुस्तान को रोक रहा है आगे बढ़ने से। तीसरी चीज जो उन्होंने कही है कि अगर अंग्रेज रेलवे और फैक्ट्री देगा हिंदुस्तान को तो उसको आगे ले जाने के लिए हिंदुस्तानियों को ममालिक होना पड़ेगा, मजदूर नहीं। ये है मार्क्सिज्म। संबित पात्रा, आपको समझ में आया? मुझे नहीं समझ में आया सुनील चोपड़ा ने क्या कहा। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, मेरे को सुनील जी की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। सीपी सिंह जी हंस रहे हैं, सीपी सिंह जी हंस रहे हैं, शायद वो समझ पाए हैं क्या बोला सुनील चोपड़ा ने। वैसे सुनील जी क्या बोलते हैं वो सुनील जी के अलावा कोई दूसरा समझ पाता है क्या? समझ रहा हूं। सीपी सिंह जी, आप इधर ऐसे डिकोड कीजिए क्या कहा सुनील चोपड़ा जी।
देखिए, उन्होंने कहा कि मार्क्स ने कहा है या मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने कहा कि हिंदुस्तान की जड़ में जो सबसे ज्यादा है, इसके विकास की राह में रोड़ा है, जातिवाद है, जाति प्रथा है, छुआछूत वगैरह है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के संविधान ने तो बाजाब्ता नियम बना करके छुआछूत को, जाति प्रथा से पैदा हुए भेदभाव को खत्म कर दिया। ये कम्युनिस्ट कभी कह पाएंगे कि कुरान में जो काफिरों के कत्ल की बात की गई है, इसके खिलाफ भी भारतीय संविधान में आवाज उठाई जानी चाहिए? और ये जो कम्युनिस्ट है, आप आज सुनीत चोपड़ा के दफ्तर में चले जाइए, इनके दफ्तर में 4 हत्यारों की तस्वीरें हैं। 2 सबसे बड़े हत्यारे हैं, एक माओ जिन्होंने 5.5 करोड़ चीनियों का नरसंहार कराया, एक स्टालिन जिसने 2.5 करोड़ रूसियों का नरसंहार कराया, यानी 8 करोड़ लोगों का नरसंहार कराने वाले, जिनके सामने हिटलर और मुसोलिनी पानी भरे, ये इन कम्युनिस्ट पार्टियों के महानायक हैं। इनका तो हत्या के खिलाफ, विभेद के खिलाफ, शांति सब पे कुछ भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र और शांति की वही बात करते हैं जहां ये कमजोर होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में इन्होंने तो हत्या करने का नाच किया, अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। केरल में हत्या का नंगा नाच किया। जहां इनको मौका मिला वहां ये हत्या करते हैं और जिहादियों के गोद में जाके बैठ जाते हैं। शाहीन बाग में भी ये लोग जिहादियों के गोद में जाके बैठ। ठीक है, मैं कादरी जी को यहाँ पर लेकर आ रही हूँ बीच में। कादरी जी, जो बात सीपी सिंह कह रहे हैं कि आपके रोल मॉडल्स कौन है, किनको आप हीरो मानते हैं? अगर वो जिहादी विचारधारा के हैं, अगर आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है, तो बच्चे उन्हीं को ही रोल मॉडल स्वीकार करेंगे, उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हमारे रोल मॉडल हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनके अलावा हमारा कोई रोल मॉडल नहीं है। और रही बात हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुल्क के, हमने हमारे महात्मा गांधी को और अबुल कलाम आजाद को और तमाम जो हमारे मुल्क के वफादार और जो हमारे मुल्क की खिदमत की, हम सबका एहतराम किया। सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का हमको एहतराम। रही बात आपके पैनल में जो सिंह साहब ने जो कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन की है, मैं उसको सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं। बिल्कुल रॉन्ग कहा है। कुरान शरीफ की आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप कह दीजिए जो लोग नॉन बिलीवर्स है, जो इस्लाम को नहीं मानते, दूसरे मजहब के वाले लोग हैं, उनको कहिए कि आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। ठीक है भाई, जल्दी कादरी जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप काउंटर करना चाह रहे हैं? संबित पात्रा, सीपी सिंह, जल्दी 30 सेकंड फटाफट। हाँ, मैं इसमें एक अलग एंगल, देखिए जहां तक इस बच्चे के ऊपर डिबेट हो रहा है, एक बात ये कहना चाह रहा हूं, सीपी सिंह जी, पहले संबित पात्रा बोल दें, उसके बाद 30 सेकंड फटाफट। देखिए, जहां तक इस बच्चे पे डिबेट हो रहा है, एक बात याद रखिए, एक बहुत बड़े समय तक झूठ का प्रचार किया गया। लोगों ने कहा एनआरसी लाके मोदी जी हम मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे, कपड़े नहीं देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे, तड़पा के रखेंगे। बच्चों के जहन में इस झूठ का क्या असर पड़ा होगा? जब अब शाहीन बाग में बच्चों ने कहा कि हम मार देंगे, क्यों कह रहे थे? क्योंकि झूठ उनको परोसा गया। सीएए के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, आर्टिकल 370 के नाम पे, हिंदुस्तान के संविधान के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, और उसी का नतीजा है कि बच्चे जो आर्टिकल 370 नहीं समझते हैं, और उनको बताया गया ये तो एंटी मुस्लिम है, राम मंदिर नहीं समझते हैं मगर ये तो एंटी मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सीएए और एनआरसी में कि घर से निकाल दिए जाएंगे, और ये जहर का नतीजा आज हम इस डिबेट में देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सीपी सिंह क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए मैं बस देखिए, मौलवी साहब यह बताना भूल गए या उन्होंने छिपा लिया कि उसी कुरान में आयत 106 और आयत 106 और सूरा 2, इसमें साफ साफ कहा गया है, उसको कहते हैं नस्ख का सिद्धांत, यानी जो आयत बाद में आई है वह ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने जो शांति वाली आयत कोट की है वह पहले आई है, और जो नरसंहार वाली आयत है जिसको तलवारी आयत कहते हैं, उस तलवारी आयत वो सूरा 9 और आयत 5 में आया है, जिसमें कहा गया है जहां भी मूर्ति पूजकों को पाओ उनको कत्ल करो, उनको घेरो, उनकी घात में लगे रहो। आज जरूरत यह है कि ये लोग जो शांति वाली आयतें हैं, जो शांति वाले सूरे हैं, उसको छाती ठोक के कहें कि हम शांति वाली सूरों को मानते हैं,
और जो जिहाद और नरसंहार वाले सूरे हैं आयते हैं, या तो उनका हम अर्थ ही बदल देंगे या हम उनको नहीं मानेंगे। जी, कुल मिलाकर बच्चों को, मासूम बच्चों को कट्टरपंथियों से बचाना है। अच्छे समाज का निर्माण तभी हो पाएगा। ये कट्टरपंथी विचारधारा जो है, इससे हमें मुक्त होना है और ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें लेकर। इजापुल, सोनामुखी, हरद, सौंफ जैसे 7 No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.